अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस अपनी एंटर कर दें। कोई आप लोगों की तरफ से टॉपिक हो तो वो भी बता दीजिएगा, लेकिन मुझे पहले जो आप लोगों की तरफ से टॉपिक मिला था रिवीजन के लिए, वो जो सीआर के थ्रू मिला था, उसमें सबसे पहले जो है वो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलें, चैप्टर वाइज चलें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चैप्टर वन, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज थी, चैप्टर वन में प्रॉपर्टीज थी सिस्टम की प्रॉपर्टीज, वो थी। तो बाकी चैप्टर टू की प्रॉपर्टीज को बॉदर ना करें। मेरे ख्याल है मैंने कल बताया था कि चैप्टर फाइव भी पेपर में नहीं डाला मैंने। चैप्टर टू की प्रॉपर्टीज मैंने नहीं डाली है, तो सिर्फ उसमें कन्वोल्यूशनल सम और कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल को आप तैयार करें। ठीक है, चैप्टर वन एमसीक्यूज बेस्ड हैं, तो वो तकरीबन सारे ही तैयार करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से कि वो आपके एमसीक्यूज में सॉल्व हो जाए, यानी कि प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ आपको आता होना चाहिए। और बाकी चैप्टर्स जो है वो आप लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में भी चेक करें, और बाकी भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी हम फर्दर भी बात करते रहेंगे। मैं मेरे ख्याल पर प्रॉपर्टीज़ को एड्रेस करता हूँ आज। प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसमें हमारे 2 दिन 2 लेक्चर लग जाएंगे। उसकी वजह ये है, आज का कल भी हमारा लेक्चर पड़ा है, क्योंकि इस वीक हमारे सिर्फ एक लेक्चर हुआ। क्योंकि उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ तो हैं जो कि एक दिन में कवर हो सकती हैं, और फिर लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस है जो कि अगले दिन में कवर होगी। तो वो हम लोग कर लेते हैं। लेट मी गो टू स्लाइड्स। थोड़ा सा मैं स्लाइड्स का ही इसमें सहारा लूंगा, क्योंकि मैंने दूसरे सेक्शन को भी स्लाइड्स ही कराया है। लोग इतने ही हैं या आएंगे? और अ, चलें 5 मिनट और देते हैं उनको, लोगों को, वो आ जाए, वरना फिर मैं इधर ही लेक्चर रिकॉर्ड करा दूंगा। बाकी भी आप लोगों की क्लासेस वगैरह चल रही हैं नहीं? कौन वैसे, वो जहर मेरे ख्याल है आ गए। जहर ने पहला लेक्चर किसने अटेंड किया है? जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था वो जहर ने किया मेरे ख्याल है, जहर ने अटेंड किया है। और कौन थे साथ? लीजा थी। ठीक है। और आज का लेक्चर फिर वैसे तो शहरोज शहरोज मेरे ख्याल है आए नहीं है आज। अ, शहरोज, लाइबा, आयशा, हसन, कोई इनमें से हसन अली आए हुए हैं? हसन आप आ जाएं एक। ठीक है। और मैंने अनम्यूट कर दिया आपको अपनी तरफ से। और लाइबा और आयशा में से अगर कोई है तो आ जाएं। लाइबा भी नहीं है, आयशा भी नहीं है। चलें, शहरोज भी मेरे ख्याल है, शहरोज भी अभी तक नहीं आए। ठीक है, मेरे ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। प्रॉपर्टीज जो थी सिस्टम की, उसमें मेन जो चीज़ जेन में रखने वाली है, थोड़ा बहुत मैं बोर्ड पे बता दूं, क्योंकि जब हम चैप्टर वन कर रहे थे तो हमें किसी और चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था कि फोरियर सीरीज भी होती है। ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता था कि सिस्टम होता है, और सिस्टम को हमने देखा था कि उसकी अगर तो डिस्क्रीट टाइम हो तो उसकी इक्वेशन होती है वाई ऑफ एन, और फिर आगे यहाँ पर एक्स ऑफ एन की कोई फॉर्म होती है। 2x ऑफ एन हो सकता है, 2x ऑफ एन स्क्वेयर हो सकता है।
ठीक है ना, x ऑफ n बाई 2 हो सकता है, x ऑफ n बाई 2 या 2x ऑफ 2n हो सकता है, ठीक है ना, 2n हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये पता था कि ये एग्जिस्ट करता है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसी तरह y ऑफ t में भी हमें पता था कि y ऑफ t का रिलेशन एग्जिस्ट करता है, 3x ऑफ t प्लस 5, मतलब कुछ भी हो सकता है, या x ऑफ t का स्क्वायर हो सकता है, या स्क्वायर रूट ऑफ x ऑफ t इवन हो सकता है। तो हमें ये पता था कि जो शुरू में सिस्टम की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, तो हम सिस्टम की प्रॉपर्टीज उसी की क्वेश्चन में से हम देखते थे कि कौन सी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कहते थे कि हमने यहाँ पर x ऑफ t देना है, तो हमें आउटपुट पे y ऑफ t मिल जाएगा। और वो y ऑफ t कैसे मिलेगा कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है इस पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेगा जब इस बॉक्स में गुजरेगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या हो सकता है कि स्क्वायर कर दे ऑपरेशन x ऑफ t को, यानी कि जो भी ब्लैक बॉक्स में इसमें अप्लाई होगा, ठीक है ना। फिर बाद में कन्वोल्यूशन भी चैप्टर 2 में हमने पढ़ी, तो उसमें चैप्टर 2 के हिसाब से हमने देखा कि अच्छा सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है एच ऑफ एन या एच ऑफ टी, उसकी प्रॉपर्टीज से हम सिस्टम की प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, क्योंकि हर सिस्टम का एच ऑफ एन एच ऑफ टी लाजमी होता है, ठीक है। अ, ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो अब इसी जो हमने ये पढ़ा है सिस्टम को कि इसकी क्वेश्चंस होती हैं, इसी सिस्टम के क्वेश्चंस की बेस के ऊपर चैप्टर 1 में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आई थी विद और विदाउट मेमोरी की। तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ आपके पास, लेट मी ओके, let me share screen, system with and without memory, let me, okay। तो सिस्टम, पहली प्रॉपर्टी है कि सिस्टम हो सकता है कि उसमें मेमोरी हो और हो सकता है कि मेमोरी ना हो, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है सिस्टम कि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि याद रखते हैं चीजों को, और कुछ होते हैं याद नहीं रखते। वो किस पर डिपेंड करेगा? अ सिस्टम हुज आउटपुट एट एनी टाइम इंस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनपुट एट द सेम टाइम। यानी कि आपकी आउटपुट जो है वाई ऑफ एन या वाई ऑफ टी, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है सेम टाइम के ऊपर ही। यानी कि वाई ऑफ एन है तो एक्स ऑफ एन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। इससे मतलब क्या हुआ कि वाई ऑफ एन, ये मैं जरा थंबनेल में बड़ा करके लिखूंगा, थोड़ा सा बहुत बड़ा बड़ा, ताकि आपको नजर आए, ठीक है। वाई ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ एन का मतलब ये है कि अगर आपको चाहिए वाई ऑफ थ्री, वाई एट 3 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 3 सेकेंड टाइम बना लेते हैं हम, तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा एक्स एट 3 सेकेंड, ठीक है ना। ये ना ये डिपेंड करेगा एक्स एट 2 सेकेंड क्या था, ना एक्स एट 1 सेकेंड क्या था, ना एक्स एट इन फ्यूचर क्या होगा। ये सिंपल सिंपल उसी पे डिपेंड करेगा जो कि उस टाइम के ऊपर है, ठीक है ना। तो वो सिस्टम विदाउट मेमोरी कहलाएगा। इसी तरीके से आप देखें ये एक्स ऑफ एन स्क्वायर है, यानी कि जो भी इनपुट आती है उसको स्क्वायर करता है, लेकिन सेम टाइम वाली को स्क्वायर करता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो सिस्टम है ये आपको कहलाएगा कि ये विद जो है वो मेमोरी है। ये आपको नजर आ रहा है हसन? जैसे नजर आ रहे। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम विद मेमोरी कहलाएगा, सॉरी विदाउट मेमोरी कहलाएगा, जिसमें ये सिचुएशन होगी, ठीक है। फिर आपके पास देखें, आपके पास स्केलिंग हो रही है सिस्टम, यानी कि आप एक्स ऑफ टी इनपुट पर देते हैं, आउटपुट आपको मिलती है स्केल्ड वर्जन ऑफ एक्स ऑफ टी, ठीक है, आर से मल्टीप्लाइड, कोई रियल नंबर से मल्टीप्लाइड मिलती है। लेकिन मसला ये है कि वाई ऑफ टी डिपेंड किस पर कर रही है? क्या वो एक्स ऑफ टी के प्रेजेंट वैल्यू सैंपल पर सिर्फ डिपेंड कर रही है, कोई पिछला सैंपल या उससे फ्यूचर में आने वाले सैंपल पर भी डिपेंड कर रही है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है एक प्रेजेंट पर। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम भी आपका विदाउट मेमोरी है, ठीक है। फिर आप देखते हैं एब्सोल्यूट एक्स ऑफ एन, यानी कि एक सिस्टम ऐसा है कि जब भी आप एक्स ऑफ एन देते हैं तो वो उसके एब्सोल्यूट लगा के देते हैं, यानी कि एक्स ऑफ एन की वैल्यू अगर -3 है तब भी आउटपुट 3 आता है, अगर +3 है तब भी आउटपुट 3 आता है। लेकिन मसला ये है कि जो करंट इनपुट होती है उसी के ऊपर डिसीजन होता है। ये नहीं होता कि वो पिछली 3 को याद रख के बताता है कि अब नेक्स्ट आउटपुट जो है ना ये होगी। तो ये भी सिस्टम आपके पास विदाउट मेमोरी होगा। एक्स ऑफ एन माइनस वन, अब आप खुद देखें कि जो करंट आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है किस पे, कि पिछली इनपुट क्या थी, नॉट द करंट इनपुट। एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन इनपुट पे नहीं डिपेंड कर रहा। आप एक्स ऑफ एन देते हैं कि वो 3 है, लेकिन वो पूछता है नहीं एक्स ऑफ एन नहीं, मुझे बताएं कि एक्स ऑफ एन माइनस वन क्या था, मैं उसको फॉलो करूंगा। तो ये आपका जो है ना विद मेमोरी होगा, ये यादाश्त पे डिपेंड कर रही है, आउटपुट आपकी डिपेंड कर रही है पीछे क्या था, इसको याद रखना पड़ रहा है हमें, वरना आउटपुट गलत आप बताएंगे, ठीक है। सिस्टम ऐसा है कि जिसको जिसको बिल्ड अप करने के लिए आपको यादाश्त रखनी पड़ रही है, ठीक है। यस।
ओके, लेट मी सी कि चैट में सिर्फ अटेंडेंस है या किसी का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी मुझे बॉदर कर रहा है। ओके, दिस इज ओनली अटेंडेंस। अच्छा, ये देखें, y of n इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इंटू टू n x ऑफ k, ये भी कहा जा रहा है विद मेमोरी। कैसे कहा जा रहा है? हालांकि ये तो x ऑफ k के ऊपर है, लेकिन x ऑफ k तो यहाँ पर आर्बिट्रेरी वेरिएबल है, ये समेशन का वेरिएबल है। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर अभी तक जितने भी सैंपल x के आए हैं इनपुट के ऊपर, वो सारे के सारे उन स्टोर सब पे करें। डिपेंडेंट। हाँ, वो सब पे डिपेंडेंट है y ऑफ n, सब के सब स्टोर करें, उनको ऐड करें और फिर y ऑफ n निकालें। ठीक है ना? तो इसलिए जो ये भी सिस्टम है ये मेमोरी पर डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल है कि क्योंकि आप लोग कोर्स भी एक दफा कर चुके हैं, तो अब आपको समेशन की नोटेशन वगैरह ये वो समझ आ रही है, तो ज्यादा जल्दी आसानी हो रही है आपको समझने में कि कौन सिस्टम विद और विदाउट मेमोरी है। ओके, इसके बाद का सिस्टम देखें, ये कॉन्टिन्यूस टाइम है, इंटीग्रेशन हो रही है माइनस इंटू टू टी, तो ये भी इसी ऊपर वाले सिस्टम का ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस टाइम काउंटर पार्ट है। ठीक है ना? यहाँ भी आपकी जो वोल्टेज है कैपेसिटर पर डिपेंड कर रही है कि हिस्ट्री क्या थी करंट की। एक्स ऑफ टाउ आपका करंट का सिग्नल है, ठीक है ना? तो आपके माइनस इन्फिनिटी से टी की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका वाई ऑफ टी। ठीक है ना? सिर्फ करंट वाई ऑफ टी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी विद मेमोरी हुआ। अच्छा, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो तो इन्वर्टिबिलिटी इन्वर्टेबल सिस्टम की है, लेकिन इसको छोड़ दे फिलहाल और जल्दी से आ जाए कॉजैलिटी पर, क्योंकि कॉजैलिटी की भी डेफिनेशन में यही वाली सारी चीजें होती हैं, तो आपको जल्दी ये समझ आ जाएगी कॉजैलिटी। कॉजैलिटी क्या होती है? सिस्टम कॉजल कब होता है? सिस्टम तब कॉजल होता है अगर उसकी आउटपुट डिपेंड कर रही हो प्रेजेंट भी और पास्ट वैल्यूज पर भी इनपुट की। यानी कि दो कंडीशन, या इसको मैं तीन कंडीशन कहूं, या सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड कर रही हो, या सिर्फ पास्ट पर डिपेंड कर रही हो, या प्रेजेंट और पास्ट मिलाकर डिपेंड कर रही हो, तो वो सिस्टम कॉजल कहलाता है। सिर्फ किस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए? फ्यूचर पर डिपेंड नहीं करनी फ्यूचर। चाहिए। अगर वो फ्यूचर पर डिपेंड करती है तो वो सिस्टम एंटी कॉजल या नॉन कॉजल बेसिकली कहलाएगा। ठीक है ना? तो अब आप जरा गौर करें इस स्टेटमेंट पर कि मेमोरीलेस सिस्टम क्या होते हैं। मेमोरीलेस सिस्टम किस पर डिपेंड कर रहा होता है? सिर्फ प्रेजेंट पर। तो सारे मेमोरीलेस सिस्टम क्या हुए? कॉजल में नॉन कॉजल। कॉजल हो गए, कॉजल, क्योंकि प्रेजेंट पर डिपेंड कर ये रहे हैं सही ना। कॉजल हो गए, ये सही कॉजल सिस्टम कॉजल। होता है जो कि तीन कैटेगरीज है कॉजल सिस्टम की। या पहली जी क्या है कि या तो प्रेजेंट पर डिपेंड करेगा, या सिर्फ पास्ट पर डिपेंड करेगा, और थर्ड है कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों पर डिपेंड कर सकता है। दोनों पे। बेसिकली जो थर्ड है वो ब्रॉड कैटेगरी है, बाकी तो उसकी सब कैटेगरीज है ना, कि सिर्फ प्रेजेंट पर भी कर जाता है या सिर्फ पास्ट पर भी कर जाता है, तब भी कॉजल कहलाएगा। ठीक है ना? तो आपके क्योंकि मेमोरीलेस सिस्टम क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पर डिपेंड करता है, तो सारे मेमोरीलेस सिस्टम क्या होते हैं? वो कॉजल जरूर होते हैं। लेकिन अब कॉजल सिस्टम है वो जरूरी नहीं है कि वो मेमोरी लेस भी हो, क्योंकि हो सकता है पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा हो ना। ठीक है ना? हाँ, लेकिन अगर कोई सिस्टम फ्यूचर पे डिपेंड करता है वैल्यू, तो वो कॉजल भी नहीं है, और मेमोरी लेस तो वैसे ही ना हुआ ना। ठीक है, तो एग्जांपल देखें, कॉजल की एग्जांपल देखें, ये सारी प्रीवियस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है माइनस इनफिनिटी टू एन, तो ये कॉजल हुआ। लेकिन ये मेमोरी लेस नहीं है क्योंकि इसमें मेमोरी है, लेकिन ये कॉजल है साथ ही। ठीक है ना? मेमोरी तो है ना इसमें क्योंकि पास्ट इनपुट है। मेमोरी लेस तो वो होता है जिसके ऊपर सिर्फ प्रेजेंट का असर हो। ठीक है ना? तो मेमोरी लेस नहीं है लेकिन कॉजल है, क्योंकि प्रेजेंट भी है और पास्ट इनपुट भी है, कोई फ्यूचर इनपुट का यहाँ पर ताल्लुक नहीं है। माइनस इंटू टू एन सारी एन से पीछे की वैल्यूज हैं। ठीक है ना? एन से आगे की कोई वैल्यू नहीं है, एन प्लस वाली वैल्यू कोई नहीं है। इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए आपको y ऑफ टी माइनस इंटू टाउ जो है ये भी कॉजल रहेगा, और ये y ऑफ एन एब्सोल्यूट x ऑफ एन ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी कॉजल रहेगा। ठीक है ना? फिर आप देखें नॉन कॉजल में बड़ा सिंपल है, एक्स टी प्लस वन फ्यूचर पे डिपेंड कर गया सैंपल। ठीक है, तो ये नॉन कॉजल हो गया। एन प्लस वन ये भी नॉन कॉजल हो गया। y ऑफ एन इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस एन, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको नॉन कॉजल क्यों डाल दिया? जरा गौर करें, y ऑफ थ्री किस पे डिपेंडेंट होगा? y ऑफ थ्री एक्स इक्वल ऑफ टू माइनस थ्री। x ऑफ माइनस थ्री, y ऑफ फाइव x ऑफ माइनस फाइव एक्स पे। ऑफ माइनस लेकिन मुझे ये बताएं y ऑफ माइनस थ्री किस पे डिपेंडेंट होगा? y एक्स ऑफ ऑफ थ्री पे। x ऑफ थ्री पर। तो y ऑफ माइनस थ्री की जब बात करेंगे x ऑफ थ्री तो फ्यूचर बन जाएगा उसके लिए। ये सर एक ठीक नॉन है ना? कॉजल। तो ये नॉन कॉजल हो गया। ठीक है ना? नॉन कॉजल हो गया। और एक और बात जो हमने पहले कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि सारे मेमोरीलेस सिस्टम कॉजल होते हैं, तो आज आपको ये बात शायद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि मेमोरीलेस सिस्टम कॉजल होते हैं। असल में पहले तो वो बीच में एक प्रॉपर्टी और पड़ जाती है ना, तो बाद में बेड़ा गर्क करती है, ये समझ नहीं आती। तो आज मैंने दोनों इकट्ठी समझा दी है, तो होपफुली आपको ज्यादा अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया होगा कि सारे मेमोरी लेस सिस्टम कॉजल जरूर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ये देखें आपको कॉजल सिस्टम है ये दोनों, लेकिन ये मेमोरी लेस नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल मेमोरी लेस सिस्टम आर कॉजल, बट नॉट एवरी कॉजल सिस्टम में बी मेमोरी लेस, ठीक है ना, उसमें मेमोरी हो सकती है पास की। ओके, अब हम आते हैं इन्वर्टिबिलिटी और इन्वर्टेबल सिस्टम पर। अच्छा, इन्वर्टिबल सिस्टम या इन्वर्टिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? एक सिस्टम तब इन्वर्टेबल कहलाएगा अगर वो उसकी डिफरेंट इनपुट पर आउटपुट डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट इनपुट लीड्स टू अ डिस्टिंक्ट आउटपुट, ठीक है। इसकी वजह क्या है वो भी हम थोड़ी देर में आते हैं। यानी कि अगर आपका एक सिस्टम ऐसा है कि जो बेसिकली आप डिफरेंट इनपुट्स देते हैं और तब आपको डिफरेंट आउटपुट देता है, यानी या ये ना कहें कि दो इनपुट्स आपने डिफरेंट दी और आउटपुट सेम दे दी दोनों इनपुट्स पर, तो फिर आपका ये सिस्टम इन्वर्टेबल नहीं रहा। अगर आपकी बहुत सारी डिफरेंट इनपुट पर हमेशा डिफरेंट आउटपुट मिलती है तो वो सिस्टम इन्वर्टेबल कहलाएगा। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप कोई इन्वर्स सिस्टम ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते। अगर आप कोई सिस्टम का इन्वर्स सिस्टम ढूंढ सकते हैं ना तो वो सिस्टम इन्वर्टेबल होता है। अब ये देखें 2 ऑफ x ऑफ t, ये एक सिस्टम है, y ऑफ t 2x ऑफ t। अब आप कोई भी इनपुट देंगे तो वो एक डिफरेंट इनपुट देगी, लेकिन आप सिंपल एक इसका इन्वर्स सिस्टम फाइंड कर लेते हैं, हाफ y ऑफ t। इन्वर्स सिस्टम क्या होता है? इन्वर्स सिस्टम वो होता है कि जब आप इसको लगाएंगे तो आउटपुट दोबारा आपको वापस इनपुट दे देगी, ठीक है। तो x ऑफ t, उसके बाद y ऑफ t आया और y ऑफ t पे दोबारा इन्वर्स सिस्टम लगाया तो x ऑफ t आ गया। तो 2x ऑफ t का हाफ y ऑफ t जो है वो इन्वर्स सिस्टम है, और आपस में ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, ठीक है। अब जरा गौर करें, अगर मैं एक्स स्क्वायर ऑफ टी लूं और एक्स स्क्वायर ऑफ टी क्या इन्वर्टेबल सिस्टम होगा या नहीं? एक्स ऑफ टी में इनपुट 3 करता हूं और -3 रखता हूं, तो मुझे हमेशा दोनों पे इनपुट क्या मिले, आउटपुट क्या मिलेगी? 9 मिलेगी, +9। तो मुझे क्या पता कि +9 जो है वो 3 की वजह से है या -3 की वजह से? इसका मैं इन्वर्टेबल सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसलिए ये वाला जो स्क्वायर वाला सिस्टम है वो इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इस बात की गवाही है, ये जो सिस्टम है इससे ये डेफिनेशन क्लियर होती है कि जो मैं कह रहा हूं कि हर डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट आनी चाहिए। अगर दो ऐसी इनपुट आप डिफाइन कर सकते हैं जिस पर सेम आउटपुट आ रही है तो वहां पे आपका काम खत्म हो जाता है। आप कहेंगे हाँ भाई ये सिस्टम इन्वर्टेबल हो ही नहीं सकता। आपका ये इतना सा काम होगा अगर आप किसी सिस्टम को इन्वर्टेबल प्रूव नहीं करना चाहते। अगर ऑन द अदर एंड अगर आपने इन्वर्टेबल सिस्टम प्रूव करना है, फिर आप उसके लिए एक इन्वर्टेबल सिस्टम निकालें। अगर आपने प्रूव करना है ना कि ये सिस्टम इन्वर्टेबल है तो आपको उसका इन्वर्टेबल सिस्टम निकालना पड़ेगा। जिस तरह 2x ऑफ t का हाफ y ऑफ t निकाला गया है तो ये इन्वर्टेबल सिस्टम निकालना पड़ेगा। अगर आपने डिसप्रूव करना है तो उसके लिए इतना ही आसान है कि आप कोई भी दो इनपुट्स का क्लेम कर लें कि ये दो इनपुट्स सेम आउटपुट दे रही हैं। जिस तरह एब्सोल्यूट का है, एब्सोल्यूट का भी अगर आप +3 -3 देते हैं तो आउटपुट दोनों के केस में 3 आती है। आपका इन्वर्टेबल सिस्टम नहीं बता सकेगा ये जो 3 आया है ये +3 की वजह से आया या -3 की वजह से आया, ठीक है ना। तो इन्वर्टेबल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसने इनपुट को ना देखा हो लेकिन वो बता सके कि इनपुट आई क्या थी, ठीक है ना। तो इनपुट की इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, ठीक हो गया। एंड फाइनली हम चलते हैं अपने आज के आखिरी टॉपिक पर, स्टेबिलिटी पर, जो थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। स्टेबिलिटी क्या चीज है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या चीज है? देखें, इसमें दो चीजें होंगी। सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एक सिस्टम को आप स्टेबल कहेंगे कि अगर आप इनपुट्स को लिमिट में रखते हैं और उसके बाद आउटपुट आपकी लिमिट में रहती है, ठीक है ना। ये दो केसेस लीड करते हैं कि अगर आपने इनपुट लिमिट में रखी और आपकी आउटपुट फिर भी इन्फिनिट आ गई, कोई ऐसी इनपुट आपकी लिमिट वाली आपने इनपुट दी जो कि इन्फिनिट आ गई, जिस तरह tan का सिस्टम है, tan x ऑफ t, आपने x ऑफ t को π/2 दिया। अब x ऑफ t है तो π/2 फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन आंसर जो है इसका tan 90 का क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। दूसरी केस ये होता है कि आप आउटपुट की लिमिट डिफाइन ही ना कर पाए, यानी कि आप जो भी इनपुट देते हैं वो फिर भी आप उसकी अपर बाउंड डिफाइन नहीं कर पाते, आप कहीं सेटिस्फाई नहीं करते। आपको पता लगता है कि ये जो है ना जाकर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। उसकी एग्जांपल है tx ऑफ t। आप x ऑफ t को जो मर्जी रख लें लेकिन टाइम क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो टाइम के साथ साथ एक्सप्लोड होता जाएगा। मैं आगे एग्जांपल भी देता हूँ। तो दो केसेस हैं जिस तरह मैंने बताया कि एक तो आप अनस्टेबल प्रूव कर देंगे कि अगर आपकी एक कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए सिस्टम इन्फिनिट चला जाता है, और दूसरा ये है कि आप उसकी आउटपुट की लिमिट ही डिफाइन ना कर सकें तो तब भी आपका सिस्टम जो है ना वो अनस्टेबल कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी जो फॉर्मल डेफिनेशन है कि आप एक कोई फाइनाइट लिमिट निकाल सकें इनपुट की a फॉर ऑल t, जिसके ऊपर b की भी आपके सिस्टम की भी लिमिट निकल सके b, जिसके आप कह सकें कि सिस्टम स्टेबल है। उसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल देखें tan x ऑफ t।
जो मैंने अभी बताया। ये सिस्टम अनस्टेबल है, क्यों? क्योंकि आप एक्स ऑफ टी फाइनाइट वैल्यू पाई बाय 2 दे रहे हैं, उसके ऊपर आपका सिस्टम इन्फिनिटी जा रहा है। इसका मतलब ये वो पहला वाला केस है कि आपने फाइनाइट वैल्यू दी है लेकिन आउटपुट फिर भी इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है ना। किसी तरीके से आप एक्स ऑफ टी को लिमिट कर दें, यानी कि आपको पिछला एक और सिस्टम है जो कि एक्स ऑफ टी को पाई बाय 2 जाने ही नहीं देता, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आपके पास ओपन डेफिनेशन है, आप tan x ऑफ t को आप कहेंगे कि ये अनस्टेबल सिस्टम है। अब ये देखें ई एक्स ऑफ टी, अब ई एक्स ऑफ टी स्टेबल क्यों है? क्योंकि अब इसमें जो डेफिनेशन लग रही है वो ये लग रही है कि देखें यहाँ पर आपके पास एक्स ऑफ टी को अगर आप डिफाइन करते हैं ना एक लिमिट में, तो आपकी वाई ऑफ टी कभी भी ई ए से बड़ा नहीं जाएगा, यानी उस लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा, तो एक फाइनाइट आउटपुट देगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं आउटपुट की और इनफाइनाइट नहीं जा रहा अगर आप इनपुट बाउंडेड रखते हैं। यहाँ पर आप इनपुट फाइनाइट रखते हुए भी आउटपुट आपकी इनफाइनाइट जा रही थी, ठीक हो गया। अब थर्ड सिस्टम में देखें टी एक्स ऑफ टी या एन एक्स ऑफ एन, अगर आप एक्स ऑफ टी बाउंडेड ले भी लेना तो एन या टी आपके कंट्रोल में नहीं है और ये आपके कंट्रोल में हो भी नहीं सकता। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा ना, आपने बेशक एक्स ऑफ टी 3 रखा हुआ है, आप उसको बढ़ा ही नहीं रहे हैं, लेकिन टी जो है जैसे जैसे बढ़ेगा ये सिस्टम जो है ना ग्रो करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम भी जो है ना वो अनस्टेबल होगा। फाइनली आप देख लें एक और सिस्टम अकोमुलेटर, आप चाहे एक्स ऑफ के सारे ए भी रखें, आप आउटपुट का अपर लिमिट डिफाइन ही यहाँ पर नहीं कर सकते। वो सेकंड वाला केस आ गया कि अपर लिमिट डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कहां तक ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबमिशन आपको नहीं पता कि ये -∞ से n ये कितने सैंपल्स हैं जो कि सम अप हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा सम आएगा, ठीक है, और इस सम को आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप डिफाइन कर सकते सम को, फिर आप कहते हैं कि हाँ भाई ये बाउंडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिर्फ -n to n होते या आपके ये होते 0 k इक्वल टू 0 to 10 होता, आप कहते हैं अच्छा 10 है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कभी भी 10 into a से बड़ा नहीं जाएगा, क्यों टोटल 10 दफा आपने ऐड करना है। फिर आप कहते हैं कि हाँ भाई इसके अपर बाउंड है, लेकिन यहाँ पे -∞ to n सैंपल्स हैं जो कि आपने ऐड करने और आपको पता नहीं है -∞ कितना होगा, ठीक है ना। इस वजह से आप इसकी बाउंड डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये सिस्टम भी स्टेबल हुआ, सॉरी अनस्टेबल हुआ, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस? क्योंकि फिर लीनियरिटी और टाइम इनवेरियंस पे जो है ना ज़रा टाइम लगता है, तो वो मैं कल इंशाल्लाह करूंगा। और इफ वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन आई एम रेडी टू एंड दिस सेशन। कोई क्वेश्चन है, कोई वैसे क्वेश्चन है या कोई वैसे सजेशन है कि टॉपिक कोई और करा दें या कुछ इस तरह की ये हमें आता है, ये लीनियरिटी टाइम इनवेरियंस हमें आती है तो हम किधर और चले जाएं, तो फिर ठीक है। कोई क्वेश्चन है किसी का भी है? पेपर में एमसीक्यू, यार पहले चैप्टर के 10 एमसीक्यूज हैं बताया मैंने, चैप्टर 1 से सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज थोड़े से टाइम टेकिंग होंगे। मैंने आपको उसके लिए 20 + 10 मिनट्स दिए हैं, मतलब यूं समझ लें उनको अपलोड करने के लिए, ठीक है। यही सब कुछ होगा जो पहला चैप्टर में जितना भी हमने हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा बहुत वो देख लेना सब कुछ। पेपर में पैटर्न में मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन 1 जो है मैंने चैप्टर 1 से रखा है, एमसीक्यूज रखे हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 1 खत्म हो गया, पूरे पेपर में नहीं है। पूरे पेपर में चैप्टर 2, 3, 4 है। चैप्टर 2 में से भी एक सवाल है, वो भी जो है आपका देख लीजिएगा, क्यों मैंने आपको प्रॉपर्टीज बोली हूँ कि नहीं है तो फिर वो रहेगा या कन्वोल्यूशनल इंटीग्रल या कन्वोल्यूशनल सम, ठीक है ना। वो भी अब हमने डिफरेंट पेपर बनाने थे, तो वो अब आपकी किस्मत में क्या है, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी पूरे दोनों मेथड की, ठीक है। अच्छा, बाकी रह गया एक क्वेश्चन मैंने डाला है उसमें जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन वो फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म में से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें भी एक जो 5 क्वेश्चन है वो इकट्ठे एक साथ ही हो जाते हैं, हल हो जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन उसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप 4-5 वर्ड से ज्यादा का आंसर नहीं लिखेंगे और या फिर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ज्यादा आंसर नहीं लिखेंगे अपना, ठीक है ना, यानी कि वो शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर आगे जो है ना जाकर 4 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें चैप्टर 2 में से भी है, 3 में से भी है और 4 में, इन 3 में से जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन कहना भी जाती है, इतने लॉन्ग भी नहीं है, बस ठीक ठाक नॉर्मल बिहेवियर के हैं, ठीक है ना। तो आपका होपफुली 3 घंटों में पेपर हो भी जाएगा और चौथे घंटे में आप अपलोड भी आराम से कर लेंगे, ठीक है।
बाकी हसन थोड़ा सा मैं आपको माइक म्यूट करूंगा, आपके बैकग्राउंड से थोड़ी सी आवाजें हो रही हैं। कन्वोल्यूशन वाला अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल रिवाइज कराऊं, कन्वोल्यूशन सम रिवाइज कराऊं, क्योंकि सम मेरे ख्याल है आसान है, इंटीग्रल में थोड़ा सा मसला होता है। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल मैंने आज दूसरे सेक्शन में रिवाइज कराया, कल मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर आप समझते हैं कि लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस का मसला नहीं है, वो आप लोग कर लेंगे। तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की आप लोगों की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट आई थी वैसे, जो सीआर के थ्रू इंटीग्रल वाला करवा देता हूँ, ठीक है। मुझे रिक्वेस्ट आई थी वैसे, ये आपके सीआर के थ्रू आई थी, तो मैं वो कन्वोल्यूशन, तो लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस वाला फिर मैं कल ना कराऊं, कल कन्वोल्यूशन इंटीग्रल वाला करा दूं। कल क्या करें, कल लिनियरिटी और टाइम इनवेरियंस रहने दें, फिर कोई एक अपना हाथ खड़ा करके बोल दे, कोई मसला नहीं है, मुझे हाथ खड़ा करे, मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल लिनियरिटी टाइम इनवेरियंस में छोड़ देता हूँ। पर ये अज्यूमिंग कि लिनियरिटी टाइम इनवेरियंस आप लोग खुद कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि लिनियरिटी टाइम इनवेरियंस में मैंने टाइम लगाया था जब मैं उधर ऑन कैंपस था। ठीक है, कल मैं कन्वोल्यूशन इंटीग्रल करा देता हूँ फिर, ठीक है। वो आप टेंशन ना ले, मैं करा दूंगा। एक क्वेश्चन में कराऊंगा, वो वाला जो जिसमें ट्रायंगल है ना, और इसमें पांचों के पांचों एरिया कवर होते हैं, ठीक है। एक दूसरा वेव है और पांचों के पांचों कवर होते हैं। काइंडली मुझे एक कॉल लेने दीजिए अभी, क्योंकि सेशन भी बाकी तो कुछ नहीं रह गया, मैंने पढ़ा लिया है। तो आप लोग इतना डिस्कशन कर लें।
आई एम सॉरी, थोड़ी कॉल लंबी चली गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 5 मिनट्स हैं हमारे पास। अम, थोड़ा सा मॉक एग्जाम, अब उसमें क्वेश्चन तो नहीं होंगे उस तरह के या कोई चीज़, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि अगर थोड़ा बहुत जो सेशन हमारे 3 रहते हैं उसमें से अगर हम 1-2 सेशन में मॉक एग्जाम टाइप चीज़ कर लें, क्योंकि आउट ऑफ द सेशन जाकर तो नहीं, मॉक एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं होंगे, मतलब क्वेश्चन तो ऐसी फॉर सेक ऑफ, मतलब कि डमी क्वेश्चन टाइप की चीजें होंगी, लेकिन आपको आ जाए कि इसके ऊपर किस तरीके से चलना है और क्या करना है। अगर कोई मुझे स्टूडेंट बता सके कि उसका एक्सपीरियंस बाकी टीचरों के हिसाब से और जिस तरह हमने क्विज पे लिया है वो किस तरह का है। एमसीक्यूज तो क्योंकि एक फॉर्म ही होगा ना। बाकी मैंने आपसे, बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो असाइनमेंट की फॉर्म में ठीक है उसको सबमिशन कराना, या कोई और कोई जेन में हो, कोई चीज हो किसी स्टूडेंट के लिए, कोई और टीचर को किसी ने देखा होगा, किसी ने फॉर्म कोई और तरीके से क्वेश्चन उनसे अटेम्प्ट करवाए हों। बच्चा आपकी बात ठीक है, लेकिन एक एक तरीका ये भी है कि गूगल फॉर्म में जाकर ना अपलोड कराई जाए फाइल। ये ज़ारा ने मुझे प्राइवेटली ही मैसेज कर दिया है। ये कह रही हैं कि असाइनमेंट की फॉर्म में सही है सर। तो असाइनमेंट की फॉर्म में ठीक तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले कुछ कह रहे हैं गूगल फॉर्म में फाइल अपलोड कराई जाए। तो वो उधर आप लोगों ने भी नहीं सीखा हुआ मेरे ख्याल है। तो मेरा ये था कि मैं एक तो बनाता एमसीक्यूज का क्वेश्चन जो है वो मैं बनाता गूगल फॉर्म पे। वो तो आप लोग वो भी आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यूज भी। मेरा तो ये ख्याल है, मेरा ये था कि जो आप लोगों ने अटेम्प्ट कर चुके हैं ना जिस तरीके से, वही आपको दिया जाए दोबारा उसी तरीके की फॉर्मेट, ताकि आप लोगों को ज्यादा मसला ना हो। अच्छा, एक मेरी जो रिक्वेस्ट है एग्जाम वालों से भी, अगर मैं आपको एक और रिक्वेस्ट दे दूं तो वो आप क्या पूरा कर देंगे कि नहीं? वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर, अगर 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू तो अलहदा हो गया। रिक्वेस्ट ये होगी कि 4 क्वेश्चन है तो आप 4 क्वेश्चन अलहदा अलहदा तो उनके आंसर सबमिट कराएं, ठीक है ना। और एंड पर एक इकट्ठा मर्ज डॉक्यूमेंट भी सबमिट करा दें। अलहदा अलहदा में जो है ना हमें चेकिंग में आसानी होगी, आपको ये पता चलेगा कि क्यों आपके मार्क्स किस जगह पर कटे हुए हैं, ठीक है ना, वो चेकिंग की आसानी के लिए हो जाएगा। और बाकी जो है वो मर्ज फॉर्म में एक जो है ना वो एग्जाम डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा किया हुआ है कि उनको एक इकट्ठा पेपर चाहिए। तो ये कोई, अगर आपको 3 घंटे में पेपर हो जाता है और 1 घंटा आपके पास अपलोडिंग के लिए, तो कोई इशू तो नहीं है इसमें? कोई या मेरे ख्याल है मॉक एक करा लिया जाए। चलें ठीक है, मेरे ख्याल है एक मॉक हम रखते हैं उस तरह का ना, ताकि उसमें कुछ हो जाए। थोड़ा बहुत ये ज़हन में रखिएगा कि अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे वीडियो रिकॉर्डिंग का ना ऑन का, तो वो अब जो इंस्ट्रक्शन है ऊपर से वो यही है कि कैमरास वगैरह ऑन करके आपने बैठना है। अब अगर जो है, जो रिक्वायरमेंट है, पहला पेपर है हमारा, तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो फिर इसी तरीके से अब चलानी पड़ेगी, ठीक है। तो जूम सेशन हम कनेक्ट कर लेंगे और आफ्टर 40-40 मिनट्स, तो ये मजबूरी है, अब क्या करें, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये चीज़ एक हम गूगल मीट में मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा क्योंकि हम लोगों में से गूगल मीट का तजर्बा मुझे तो हो गया है, लेकिन आप लोगों को नहीं है। आप लोगों को जूम का तजर्बा है, तो एक आईडी मैं दे दूंगा, उसी आईडी से जब 40 मिनट्स हो जाया करेंगे दोबारा आप लोग लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक ही ए और बी सेक्शन को मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये है कि एक एहतियात जरूर कीजिएगा कि अपने आईडी नंबर जो है ना, पेपर के हर हर पेपर के ऊपर जरा आईडी नंबर, नेम और सेक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी एग्जाम वालों ने तो वैसे कहा कि A4 पेपर पर ब्लैंक पर दिया जाए, लेकिन मेरी तरफ से ये छूट होगी कि अगर साफ पेपर है, लाइनों वाला है, तो आप उस पर भी काम करें, तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें यह है कि लाइनों वाले पेपर में आप लोग बड़े अच्छा तरीके से राइटिंग करते हो, आप लोगों की टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग नहीं होती। मैंने क्विज चेक किए हैं, कुछ जो खाली A4 पे बच्चे जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, मुझे भी नजर आएगा, समझ आएगा। और दूसरा एक चीज और कि ब्लैक पेन या ब्लैक मार्कर, ब्लैक पेन यूज कीजिएगा, ताकि वो ब्लैक पेन और व्हाइट बैकग्राउंड स्कैनिंग जब हो या वो रिकॉर्डिंग हो तो अच्छा हो। और दूसरा रिकमेंडेड है कैम स्कैनर का सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। ये सारी चीजें कल हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल करेंगे, उससे अगले जो 3 सेशन है उनमें साथ साथ आपकी ट्रेनिंग का भी कुछ हम रख लेंगे, ठीक है। तो कोई आपसे वैसे ही कहानियां अपलोड करवा लेंगे कि कोई कहानी अपलोड कर दें,
या फीडबैक अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो लेकिन फीडबैक आप लोग शायद अपलोड ना करेंगे, हमारे उससे जा रहा है। बहरहाल चलें, देखते हैं क्या करते हैं। ओके, दिस सेशन इज अबाउट टू एंड। कल मैं आपको फिर कन्वोल्यूशन इंटीग्रल कराता हूँ। एनी अदर सजेशंस?